Assalamualaikum sir, you're good to go. जी जी वालेकुम सलाम। स्टार्ट करें मुजाहिद? Yes sir, start करें. थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जी। दिस इज माजिद। वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ नोआ एकेडमी। होपफुली मेरी आवाज जो है वो सब तक क्लियरली पहुंच रही है। जनाब ऑल राइट जी, ग्रेट माशाल्लाह, वी आर हैविंग ऑडियंस ऑन यूट्यूब जी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जहाँ जहाँ पे ये लाइव सेशन चल रहा है, यूट्यूब पे भी है और मेरा ख्याल है फेसबुक के ऊपर भी लाइव है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जीएसए का सेशन चल रहा है एमपीटी का। कल आपके साथ एक छोटा सा सेशन हुआ था जिसके अंदर हमने कुछ बुनियादी चीज़ें, एमसीक्यूज बेस्ड चीज़ें जो हैं वो हमने करने की कोशिश की थी। सो आज भी ये जो सेशन है ये उसी कंटिन्यूएशन में है आपके जीएसए को लेके। जी जी, वालेकुम सलाम टू एवरीवन जी, वालेकुम सलाम टू एवरीवन, वालेकुम सलाम टू एवरीवन। जनाब, we are good to start now. Considerable number of students जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी लाइव सेशन में। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जनाब, कल के सेशन के अंदर हमने कुछ बुनियादी चीज़ें करने की कोशिश की थी, जिसमें पहले जो है हमने सेल के ऊपर जो है वो बात की थी, और सेल के ऊपर बात करने के साथ साथ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम है जैसे उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज जो हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। और फिर उसके बाद जो है हमने बल्कि कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन्हें लेके आए थे, कुछ मशहूर मशहूर या इम्पोर्टेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं उनके ऊपर बात की, और कुल मिला के हमने जो है वो सेशन को आगे तक चलाया था। आज भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और जो फर्स्ट चीज़ है रैंडम एमसीक्यूज आपके बायोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर ही अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा, बायोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर ही। यू सी डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेस में ऑब्वियसली हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, सिलेबस है, तो उसमें आप देखें तो आपके पास जो ह्यूमन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो ऐसा टॉपिक हमने पढ़ने भी होते हैं। सो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो रहनी होती हैं। स्क्रीन मेरा ख्याल है कि इट शुडंट बी ब्लू। इफ मुजाहिद, अगर आप मुझे कंफर्म कर पाए कि स्क्रीन ओके है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्रीन में? वाइट बोर्ड जो है मेरा, इट्स विजिबल, इट शुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। वाइट है, वाइट है, ओके ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा, तो जनाबे वाला जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं जी। ये सी नंबर 1 पे जो हम लेके आ रहे हैं, हमारे से ये पूछा जा सकता है कि बताएं which system is related to the circulation
ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ये हमारे से पूछा जा सकता है कि जी कौन सा सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर खून की सर्कुलेशन जो है उसके लिए मौजूद है। तो पार्टिसिपेंट्स उसका जवाब हमारे पास जो है वो डेफिनेटली सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से देखने को मिलता है। इसी तरीके से इसी सिस्टम को लेके हमारे से ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली जब आपने कहा कि ब्लड की सर्कुलेशन के लिए ये सिस्टम मौजूद है, तो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लड इटसेल्फ जो है, हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स फ्लूइड की हैसियत से हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो चीज मौजूद है जिसने कंसिस्टेंटली बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना होता है, तो वो बेसिकली ब्लड। और ब्लड को लेके हमारे से फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं ब्लड फर्दर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, किसके ऊपर मुश्तमिल है। तो अगर हम ब्लड के अंदर देखें तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ मेनली जो है वो खून के अंदर प्लाज्मा हमें मौजूद मिलती है, एंड अलोंग साइड प्लाज्मा के साथ साथ हमें ब्लड सेल्स जो हैं वो भी हमें मौजूद मिलते हैं। सो ब्लड इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड सेल्स। बल्कि हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं जो प्लाज्मा है बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है, इसकी जो परसेंटेज है हमारे खून के अंदर जो प्लाज्मा की परसेंटेज है बेसिकली वो कितनी है। तो अबाउट 55% हमारा खून जो है उसके अंदर हमें प्लाज्मा मौजूद मिलती है। इसके अलावा हमारे से फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी ब्लड के अंदर जो आपने कहा कि ब्लड सेल्स मौजूद हैं, तो ब्लड सेल्स की अगर हम परसेंटेज देखें तो अबाउट 45% जो है वो बेसिकली हमारे पास ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जो हैं वो मौजूद मिलते हैं। बल्कि न सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स मौजूद हैं तो वो कितनी तरह के सेल्स हैं। तो उसको आप देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर हमें मौजूद मिलता है। हमारे से इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स मौजूद हैं उनमें एक आपके पास जो है वो आरबीसीज के नाम से मौजूद हैं। चाहे तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स हमें मौजूद मिलता है। अब रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, चाहे तो इस तरह के से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताइए जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका एक दूसरा नाम जो है बेसिकली भी मौजूद है, दे आर आल्सो नेम्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। पूछा जा सकता है कि बताएं इरिथ्रोसाइट्स किसका नाम है। तो पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं इन्हीं को हम बेसिकली, या इन्हीं का जो दूसरा नाम है बेसिकली वो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाता है। बल्कि न सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं हमारे ब्लड के अंदर एक रेड प्रोटीन मौजूद है हीमोग्लोबिन के नाम से, तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, ऑब्वियसली इसका जवाब भी हमारे पास आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ही हमें देखने को मिलता है। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे ब्लड के अंदर ये जो आप कह रहे हैं कि आरबीसीज मौजूद हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, या अक्सर पूछ रहा होता है कि बताएं हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो बेसिकली किस चीज के रिलेटेड है। उसका जवाब हमारे पास हीमोग्लोबिन के नाम से ही हमें मौजूद मिलता है, जो कि आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमें मौजूद मिलती है। बल्कि ना सिर्फ ये, आप देखें तो हमारे पास इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जनाब कि जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है, इनकी एवरेज जिंदगी जो है बेसिकली कितनी है। हमें पता होना चाहिए कि अबाउट 120 डेज या 4 मंथ्स जो है बेसिकली इनका एवरेज लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलता है। सो ठीक है, ब्लड को लेके मुख्तलिफ चीज़ें आपके लिए जो है वो बेसिकली आपको ब्लड सेल्स को लेके, आपके ब्लड को लेके पूछे जा सकते हैं। बल्कि सिर्फ ये नहीं है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे से और भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नंबर 12 पे, कि दूसरी एक टाइप
हमारे ब्लड के अंदर सेल्स को लेके मौजूद है वो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। WBCs हमारे ब्लड के अंदर हमें मौजूद मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स मौजूद तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे से ये भी पूछा जा सकता है जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं, इन्हें हम एक और नाम भी देते हैं, और वो जो नाम है वो बेसिकली क्या है, तो दे आर नेम्ड एज ल्यूकोसाइट्स। बेसिकली इन्हें आप ल्यूकोसाइट्स का नाम भी देते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, WBCs मौजूद हैं, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है। तो आप देखें तो इसका काम जो है वो बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के रिलेटेड है, हमारी बॉडी के डिफेंस के रिलेटेड है, ये डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक पुलिस की हैसियत रखते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं या पैथोजेंस हैं, उनकी इन्वेजन को बेसिकली रेजिस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो तीसरी टाइप के सेल्स मौजूद हैं वो बेसिकली प्लेटलेट्स के नाम से हैं। अब प्लेटलेट्स देखें तो प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो बेसिकली हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हमें मौजूद मिलता है। और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हें आप देखें या इनका काम अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इनका जो फंक्शन है बेसिकली वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हमें ये इन्वॉल्व नजर आते हैं। इसी तरीके से अगर हम लाइफ स्पैन को देखें, आपकी प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन को देखें, उनकी एवरेज जिंदगी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इट इज थोड़ा सा ज्यादा है, ये मंथ्स टू ईयर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। बल्कि एट द सेम टाइम वाइट ब्लड सेल्स जो ऊपर हमने लिखे हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो भी लिखा जा सकता है, और वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन हमारे पास मौजूद है, उनकी एवरेज जिंदगी जो हमें देखने को मिलती है वो कम है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट अ वीक जो है ये बेसिकली इनका एक लाइफ स्पैन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ आपके MCQs जो हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके पूछे जा सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, इसकी जो सर्कुलेशन है, तो उसकी सर्कुलेशन के लिए ऑब्वियसली हमें एक पाथवेज की भी जरूरत है, पैसेजेस की भी जरूरत है। पूछ सकता है कि बताएं आपके ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, ब्लड की फ्लो के लिए पैसेजेस की हैसियत, रास्तों की हैसियत किसके पास हमें देखने को मिलती है, पाथवेज की हैसियत किसके पास हमें देखने को मिलती है, तो उसका जवाब हमारे पास ब्लड वेसल्स के नाम से मौजूद मिलता है। और फिर हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, जो खून को गुजरने का रास्ता देती हैं, पैसेज फराहम करती हैं, पाथवे फराहम करती हैं, तो ब्लड वेसल्स कितनी तरह की हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर हमें मौजूद मिलती हैं। और फिर हमारे से ये भी पूछ सकता है कि बताएंगे जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, मेरी स्पीड तेज है, अच्छा, मैं YouTube पे जरा एक आध मैसेज मैंने देखा है, ये गैलरी पता नहीं क्या नाम है, आप उल्टे सीधे नामों के साथ ज्वाइन किया हुआ है बच्चों ने। चले मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ अपने आप को। ओके, तो मैं कह रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है या ट्रांसपोर्ट है, ब्लड का फ्लो है, के लिए जो पैसेजर्स की हैसियत से जो चीज मौजूद है वो ब्लड वेसल्स हैं। और ब्लड वेसल्स में देखें तो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, जिनमें आप देखें तो हमारे पास एक मेन ब्लड वेसल्स जो हमें मौजूद मिलती हैं वो आर्टरीज हैं। सिर्फ आर्टरीज नहीं है बल्कि वेन्स भी हमें मौजूद मिलती हैं। सिर्फ वेन्स नहीं है बल्कि हमें कैपिलरीज भी हमें मौजूद मिलती हैं। सो 3 तरह की ब्लड वेसल्स। अब यहाँ से भी मुख्तलिफ MCQs आपके ड्रॉ किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे आप आर्टरीज के केस में देखें, हमारे से पूछ सकता है कि बताएं कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, विच ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ब्लड
फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये हमारे से पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। और हार्ट टू बॉडी की तरफ लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, खून को लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास आर्टरीज हैं। फिर हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टरीज के अंदर जो है वो कौन सा खून जो है वो बेसिकली हमें मौजूद मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टरीज जो हैं दे ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज के अंदर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मौजूद मिल रहा होता है। बल्कि इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, चाहे तो उसको भी नोट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बल्कि बड़ा मशहूर है, जमाना किस्म का एमसीक्यू भी है ये, कि पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है हमारी बॉडी के अंदर विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेसिकली वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बेसिकली मौजूद मिलता है। बल्कि ना सिर्फ ये, एट द सेम टाइम हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर को लेके या कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो हाईएस्ट देखने को मिलता है। तो इट इज अगेन द आर्टरीज जिनके अंदर हमें हाईएस्ट ब्लड प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब वाला बताएं कौन सी ब्लड वेसल्स हैं विच कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। तो उसका जवाब ऑब्वियसली हमारे पास वेन्स की सूरत में मौजूद है। फिर हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि जो वेन्स हैं इनके अंदर हमें कौन सा ब्लड मौजूद मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेन्स कैरीज deoxygenated blood, basically veins carries the deoxygenated blood। बल्कि इसमें भी एक एक्सेप्शन है और इस एक्सेप्शन को भी लिखा जा सकता है कि पल्मोनरी वेन हमारे पास वाहिद वेन की हैसियत से मौजूद है जिसके अंदर हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेसिकली मौजूद मिलता है। सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके अंदर हमें मौजूद, नॉट डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमें मौजूद मिलता है। तो ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीकों से आपकी इस सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके एमसीक्यूज ड्रॉ किए जा सकते हैं और इन एंगल्स को समझते हुए, इन्हीं को देखते हुए आपने अपने प्रिपरेशन को इंश्योर करना होता है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब ये जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी हैं। तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स को देखें तो उसमें हमारे पास कैपिलरीज मौजूद मिल जाती हैं। कैपिलरीज रिमेन्स द माइन्यूट, रिमेन्स द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। फिर हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं जनाब कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर दोनों तरह का ब्लड मौजूद मिलता है, ऑक्सीजनेटेड भी मौजूद मिलता है और डीऑक्सीजनेटेड भी मौजूद मिलता है। तो अगेन the blood vessels which carries both, which deals with both oxygenated and deoxygenated blood, वो बेसिकली हमारे पास कैपिलरीज की नाम से ही मौजूद हैं। बल्कि सिर्फ ये नहीं, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं जो लीस्ट ब्लड प्रेशर है बेसिकली कौन सी वेसल्स के अंदर हमें मौजूद मिलता है। तो उसका जवाब हमारे पास कैपिलरीज के नाम से ही मौजूद है। कैपिलरीज के अंदर सबसे लीस्ट, सबसे कम ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, मुख्तलिफ एंगल से आपके पास एमसीक्यूज सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके ड्रॉ किए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे से पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है कि हमारी बॉडी के अंदर पंपिंग ऑर्गन की हैसियत से कौन सा ऑर्गन मौजूद है। तो पंपिंग ऑर्गन की हैसियत से जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है वो बेसिकली हार्ट है। हमारे से ये भी पूछा जा सकता है, बताएं हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रोंग मस्कुलर ऑर्गन की हैसियत से क्या चीज मौजूद है। तो ऑब्वियसली इसका जवाब भी हमारे पास हार्ट के नाम से ही है। हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर खून की सर्कुलेशन को इंश्योर करने के लिए
खून की पंपिंग को इंश्योर करने के लिए कौन सा ऑर्गन मौजूद है, तो ऑब्वियसली इसका जवाब भी हमारे पास ह्यूमन हार्ट ही देखने को मिलता है। तो ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ तरीकों से एमसीक्यूज आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके यहाँ पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम हो गई है, आई मीन टू से कि ख़त्म हो गई है, मुझे बोर्ड साफ करना है और साफ करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये जो स्क्रीन शॉट्स वाले लोग होते हैं, जो बच्चे कुछ स्क्रीन शॉट्स लेने के आदी होते हैं, सो एक अनाउंसमेंट है, अगर आप में से किसी ने स्क्रीन शॉट्स लेने हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, सो दैट कि मैं इसको साफ करूं और साफ करके आगे बढ़ सकूं। ना सिर्फ ये, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें अगर मैं इसको साफ कर लूं, बोर्ड को साफ कर लूं बोर्ड को थोड़ा सा मैं साफ कर लूं, आई फॉरगॉट द ओके 34, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा जी, सिर्फ ये नहीं, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, एमसीक्यू नंबर 35 आप देखें तो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है, जब आप ह्यूमन हार्ट को कह रहे हैं कि भाई ये एक पंपिंग ऑर्गन की हैसियत से मौजूद है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं आपके हार्ट के अंदर जो है वो चैम्बर्स की तादाद कितनी है, चैम्बर्स कितने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट के अंदर हमारे पास 4 चैम्बर्स हमें मौजूद मिलते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स अवेलेबल इन द ह्यूमन हार्ट। हमारे से ये भी पूछा जा सकता है, उन चैम्बर्स को ही लेके आगे चल के ये भी ड्रॉ किया जा सकता है कि जो चैम्बर्स हैं बेसिकली वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 2 चैम्बर्स जो हैं बेसिकली आपकी हार्ट की राइट साइड पे मौजूद हैं, और इसी तरीके से 2 चैम्बर्स जो हैं वो बेसिकली हार्ट की लेफ्ट साइड पे हमें मौजूद मिलते हैं। हमारे से इन चैम्बर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि राइट साइड पे अगर आप देखें, ह्यूमन हार्ट की राइट साइड पे आप देखें तो हमारे पास राइट एट्रियम हमें मौजूद मिलता है, और इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल जो है बेसिकली मौजूद मिलता है। बल्कि हमारे से ये भी पूछा जा सकता है, अगर आप देखें 38 पे हम चले जाएं तो हमारे पास दिल की जो लेफ्ट साइड हमें मौजूद मिलती है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हमें हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में मौजूद मिलता है, और इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल भी हमें मौजूद मिलता है। बल्कि आप चाहें या एग्जामिनर चाहे तो ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें से हमारे पास 2 अपर चैम्बर्स हैं, और जो अपर चैम्बर्स हैं बेसिकली जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं बेसिकली अपर चैम्बर्स हमारे पास एट्रियास की हैसियत से मौजूद हैं, राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से 2 लोअर चैम्बर्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो लोअर चैम्बर्स हैं जो नीचे बेसिकली मौजूद हैं, 2 लोअर चैम्बर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो बेसिकली हमारे पास वेंट्रिकल्स की हैसियत से हमें मौजूद मिलते हैं। हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि जो चैम्बर्स हैं बेसिकली इनका बुनियादी तौर पे फंक्शन जो है वो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, या ऐसे पूछ सकता है कि बताएं कौन सी चीज़ है जो कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स होती है। ऐसे पूछा जा सकता है कौन सी चीज़ हमारे दिल के अंदर कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स होती है। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है बेसिकली ऑफ चैम्बर, वो ऑब्वियसली चैम्बर्स का ही काम हमें देखने को मिलता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही आपके ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड की जो बेसिकली पंपिंग है आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडीज के अंदर पॉसिबल होती हमें दिखाई देती है। बल्कि सिर्फ ये नहीं है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो जो स्टूडेंट्स हमारे से ये भी पूछा जा सकता है इन चैम्बर्स को लेके, जब आपने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये बेसिकली 2 फेजेस हमें देखने को मिल रही हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, ये बेसिकली पूरे का पूरा ये 2 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। ऑब्वियसली एक फेज कॉन्ट्रैक्शन की है, दूसरी फेज रिलैक्सेशन की है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर
फर्दर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये दो टर्म्स स्पेसिफिकली यूज होती हैं। ओवरऑल आप देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ये आपका कार्डियक साइकिल बेसिकली बनता हुआ नजर आता है। आप ये भी लिख सकते हैं या ये पूछा जा सकता है हमारे से कि जो कार्डियक साइकिल है ये बेसिकली क्या होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द contraction and relaxation of chambers again। बल्कि सिर्फ ये नहीं, हमारे से इन चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को लेके, क्योंकि ये आपकी कंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो जब आपके चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको अलग भी करेंगे, इसको अलग भी कर सकते हैं, जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स है। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर जो है, जब आपके चैम्बर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो बेसिकली हार्ट से, दिल से बाहर की तरफ निकलता है, तो इस चीज को हम बेसिकली सिस्टोल का नाम बेसिकली दे रहे होते हैं। पार्टिसिपेंट्स जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर जो है इसको हम बेसिकली सिस्टोल का नाम जो है वो देते हैं। इसी तरीके से एक और टर्म आपने जिंदगी में सुनी होगी डायस्टोल के नाम से। तो व्हेन इट कम्स टू द डायस्टोल, तो व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, हार्ट भी लिख सकते हैं आप, चैम्बर्स भी लिख सकते हैं, इनकी जो रिलैक्सेशन है बेसिकली, उस रिलैक्सेशन वाली जो फेज है उसके लिए हम डायस्टोल का टर्म जो है वो यूज करते हैं। और कुल मिला के ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है ये मिलके पूरे का पूरा एक कार्डिक साइकिल जो है बेसिकली बनाते हैं। बल्कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल इज द कार्डियक साइकिल। और जो कार्डियक साइकिल हमने लिखा है, चाहे तो इसके ऊपर एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यू ये भी हम लिख सकते हैं, नंबर 47 पे अगर हम आ जाएं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर है, जिसमें आपने कहा कि मिला के या मिल के पूरे का पूरा कार्डियक साइकिल ही बन रहे हैं। इस कार्डियक साइकिल में या जो आपकी एक हार्ट बीट बन रही है, एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, एक बार हार्ट का रिलैक्स भी होना, तो इसके अंदर जो टाइम लग रहा है, इसके अंदर जो वक्त लग रहा है बेसिकली आपकी, वो अबाउट 0.8 सेकेंड्स के अंदर जो है बेसिकली आपकी वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स जो है बेसिकली होती हमें नजर आती है। इसी बेस पे आप पर मिनट भी निकाल सकते हैं, बल्कि पता भी होगा मैक्सिमम बच्चों को कि आपका नॉर्मल अगर हार्ट रेट अगर हम देखें, नॉर्मल हार्ट रेट अगर आप देखें, दैट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट जो है बेसिकली हमें बनता हुआ नजर आता है। सो ठीक है, मुख्तलिफ एंगल से आपको यहाँ पे भी एमसीक्यूज देखने को मिल रहा है। बल्कि सिर्फ ये नहीं, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका है कि बताएं कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती है। तो पार्टिसिपेंट्स आप देखें तो हमारे पास हमारे हार्ट के अंदर वेना केवा which is a larger vein, ये बेसिकली ब्लड हार्ट के अंदर एंटर हो रही है। इट एंटर्स इन द हार्ट एंड इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के जरिए बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर जो है बेसिकली एंटर होता है। यहाँ से दो एमसीक्यूज तोड़ के बनाए जा सकते हैं। पूछ सकता है कि वेना केवा है क्या, उसका जवाब भी हमने लिख लिया, वेना केवा इज अ लार्जर वेन। और चाहे तो इसी को तोड़ के इसको नंबर भी हम दे सकते हैं कि जो वेना केवा है इसका बुनियादी काम जो है बेसिकली वो ब्लड को लेके हार्ट के अंदर एंटर होना है। ये अलग से एमसीक्यू बन सकता है कि ये जो वेना केवा है ये बेसिकली कौन से खून को कैरी करती है। तो ये कौन से खून को कैरी करती है, हमने लिखा कि जनाब ये आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है। बल्कि ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आगे डिवीजन है, इनमें से एक सुपीरियर वेना केवा हमें देखने को मिलती है। सुपीरियर वेना केवा जो है
सुपीरियर वेना केवा जो है it collects the blood from upper body portions. अपर बॉडी पोर्शन से जो खून है वो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा में कलेक्ट होता है। इसी तरीके से हमारे पास इंफीरियर वेना केवा भी हमें मौजूद मिलती है, और ये जो इंफीरियर वेना केवा है इसको आप देखें तो इट कलेक्ट्स द blood from the lower parts of the body, बॉडी के लोअर पार्ट से बेसिकली ये हमें खून को कलेक्ट करती नजर आती है। फिर इसी तरीके से हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं, बल्कि पूछा भी जा चुका है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हार्ट की किस साइड पे मौजूद है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए इट इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द हार्ट, बेसिकली राइट साइड ऑफ द हार्ट, वहीं से अराइज हो रही होती है। और ये भी पूछा जा चुका है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये तो हमने पहले लिखा भी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को कैरी करती है, इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और ये भी पूछा जा चुका है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आगे चल के, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आगे चल के इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स की तरफ खून को लेके जाती है। तो मुख्तलिफ तरीके से आपके हार्ट को लेके, आपके ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके एमसीक्यूज जो हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास अनदर थिंग जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं 57 पे, व्हिच इज, ये भी पूछा जा चुका है कि पल्मोनरी वेन जो है उसे आप देखें तो इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये दिल की तरफ खून को लेके जाती है। ये भी पूछा जा चुका है कि जो पल्मोनरी वेन है हमारे पास, इट कैरीज ब्लड, बल्कि ऐसे लिखें इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। बल्कि लेफ्ट साइड से याद आया, ये भी एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं और आगे अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्दर कंटिन्यू रख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे दिल की राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है इट डील्स विद deoxygenated blood बेसिकली। बल्कि सिर्फ ये नहीं, आप अगर देखें तो 60 पे हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे दिल की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, इट डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेसिकली इट डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा भी चुका है कि हमारे हार्ट के अंदर एक वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। पूछा जा सकता है कि बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे मौजूद है, किस तरफ मौजूद है। तो हमें पता होना चाहिए कि इट इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि राइट साइड में एग्जैक्टली बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहाँ मौजूद मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए राइट साइड में, अगर आप एग्जैक्टली देखें तो इट इज लोकेटेड in between the right atrium and right ventricle, इन दोनों के बीच में हमें मौजूद मिलता है। हमारे से ये भी पूछा जा चुका है कि जो बाइकस्पिड वॉल्व है इसका बुनियादी तौर पे फंक्शन जो है
काम जो है वो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका बुनियादी काम जो है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बेसिकली। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा चुका है कि हमारे दिल की लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है, उसके कौन सा जो है ना वॉल्व मौजूद है, तो हमें पता होना चाहिए। ओह करेक्शन कीजिएगा प्लीज, ये बाइक स्पीड मैंने कह दिया, इधर ट्राई कीजिएगा, सॉरी, रात के 10 बजे हैं भाई, फुली इसको ट्राई कीजिएगा। राइट साइड पे मैं बाय बाय लिखता चला गया, ट्राई कीजिएगा प्लीज, इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई कस्पिड कीजिएगा प्लीज, ट्राई कस्पिड वॉल्व कीजिएगा प्लीज, इसको भी ट्राई कीजिएगा प्लीज, ट्राई कस्पिड। वॉल्व्स का काम तो सेम ही है, बट फिर भी ट्राई कस्पिड कर लीजिएगा। अब अगर लेफ्ट साइड पे आए तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो बाइकस्पिड वॉल्व हमें मौजूद मिलता है, बाइकस्पिड वॉल्व हमें मौजूद मिलता है, विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बेसिकली। बल्कि ना सिर्फ ये, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये हमारे ये बेसिकली एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद हमें मिलता है, लोकेशन इसकी एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो बाइकस्पिड वॉल्व जो है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है, इसकी लोकेशन देखें, एग्जैक्ट लोकेशन देखें, दैट इज लोकेटेड इन बिटवीन द लेफ्ट atrium and left ventricle, left atrium and left ventricle, इन दोनों के बीच में काम दोनों का सेम है, चाहे ट्राइकस्पिड वॉल्व हो चाहे बाइकस्पिड वॉल्व हो, काम दोनों का सेम है। और काम दोनों का क्या है, बैक फ्लो की प्रिवेंशन करना, ब्लड की बैक फ्लो जो है उसको प्रिवेंट करना, बैक फ्लो की प्रिवेंशन करना, ब्लड की बैक फ्लो की प्रिवेंशन करना। तो ठीक है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीकों से आपके एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लीज इसको करेक्शन कर लीजिएगा। जो साथ साथ ज्वाइन किया, ट्राइकस्पिड जो है वो दिल की राइट साइड पे है और बाइकस्पिड वॉल्व जो है दिल की लेफ्ट साइड पे। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, और भी मल्टीपल सॉरी अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो डे स्टूडेंट्स, हम इसको बोर्ड साफ करूंगा मैं, स्पेस स्क्रीनशॉट वाले जो लोग हैं आप प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लें सो दैट के मैं आगे बढ़ सकूं। स्क्रीनशॉट वाली जो आवाम है आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। अच्छा जी, नाउ यू सी, अगर आप इसी चीज को लेके आगे बढ़ें, लेट मी इसको साफ करने दें मुझे, just give me a moment. Like this. Oh, I forgot the number. Okay, 66. Now it's 67. तो you see, मुख्तलिफ तरीकों से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर जो है वो MCQs पूछे जा सकते हैं। The difference between the tricuspid valve and bicuspid valve is, चाहे तो लिख लें, tricuspid valve जो है it consists of three cusps, तीन cusps के ऊपर मुश्तमिल है। Cusps are C-shaped structures. बासित साहब, cusps are C-shaped structures basically. तीन कस्प्स हैं तो इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। वाइल बाइकस्पिड वॉल्व की तरफ आए 68 पे, बाइकस्पिड वॉल्व जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू कस्प्स, दो कस्प्स के ऊपर कंसिस्ट ऑफ टू कस्प्स। अगेन कस्प्स आर सी शेप स्ट्रक्चर्स बेसिकली, तो एक जगह पे तीन है तो इसलिए उसको ट्राइकस्पिड, दूसरी जगह पे दो कस्प्स हैं तो उसको बाइकस्पिड। नाउ यू सी, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट MCQs, बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ ही मैं स्टिक रहूंगा।
और आगे बढ़ जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने ऑलमोस्ट 68 एमसीक्यूज आपके डायरेक्शंस ओपन किए हैं आपके लिए कि भाई हाँ ये डायरेक्शंस हैं आपके एमसीक्यूज को लेके। और भी बहुत सारा कुछ बन सकता है, निकाली जा सकती हैं चीज़ें, मसला नहीं है। जैसे आप देखें तो ह्यूमन हार्ट जो है उसके इर्द गिर्द हमें लेयर्स, वॉल्स मौजूद मिलती हैं। अगर आप देखें लेयर्स में आपके पास पेरिकार्डियम आउटर लेयर की हैसियत से मौजूद है, आउटर मोस्ट की हैसियत से मौजूद है। इसी तरीके से मायोकार्डियम आपकी जो मिडिल हैसियत से मौजूद है, और इसी तरीके से आपके पास एंडोकार्डियम है जो बेसिकली इनर मोस्ट लेयर वॉल की हैसियत से मौजूद है। और ये तीनों चीजें जो हैं यानी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इनका काम बुनियादी तौर पे आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देना, आपके हार्ट को शेप देना, आपके हार्ट को। अब यहाँ से पूछा जा सकता है ना, यहाँ से 3-4 एमसीक्यूज बन रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ऊपर हो सकता है लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। नीचे ऑप्शन में पेरिकार्डियम हो सकता है, मायोकार्डियम हो सकता है, एंडोकार्डियम हो सकता है, आगे नन ऑफ दीज हो सकता है। अरेंजमेंट पता होगी तो आप राइट ऑप्शन पे टिक कर पाएंगे। या ये हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हार्ट। हो सकता है ऑप्शन ए पेरिकार्डियम हो, ऑप्शन बी मायोकार्डियम हो, फिर एंडोकार्डियम हो, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो। तो ऑब्वियसली फिर ऑल ऑफ दीज के ऊपर हमने इसको टिक करना है। तो ठीक है, प्रोटेक्शन देते हैं, शेप देते हैं, सपोर्ट वगैरह जो है वो फराम होती है इनकी वजह से। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास एमसीक्यूज की डोमेन में आप देखें तो एक और इम्पोर्टेंट साइड जो हमारे पास मौजूद है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, और उसकी तरफ मैं लेके जाऊंगा एमसीक्यू नंबर 70। कल मेरा ख्याल है हम 150 प्लस करने में कामयाब हुए थे। आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उससे आगे जाऊं, ज्यादा कर पाऊं, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। इंशाल्लाह ट्रायल लेवल बेस्ड कि हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर पाए जितना टाइम है हमारे पास। तो यू सी 70 पे आप देखें तो हमारे पास जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट के रिमूवल को देखता है, वेस्ट की सेपरेशन को देखता है। ओके, लिख लेते हैं द सिस्टम रिलेटेड टू द वेस्ट और वेस्ट रिमूवल। तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से मौजूद है। अब इसको लेके मुख्तलिफ एंगल से एमसीक्यूज बन सकते हैं। हमारे से पूछ सकता है कि विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड in the filtration of blood। तो उसका जवाब ऑब्वियसली हमारे पास किडनीज की हैसियत से मौजूद है। सॉरी न सिर्फ ये, एट द सेम टाइम हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे जो किडनीज हैं, किडनी के ऊपर एक बीन शेप्ड ऑर्गन हम कहते हैं इसको, बीन शेप्ड। पूछ सकता है बीन शेप्ड ऑर्गन कौन सा है, तो ऑब्वियसली इसका जवाब भी हमारे पास किडनी ही है। ये भी पूछ सकता है हमारे से कि जनाब कौन सी ब्लड वेसल है या कौन सी आर्टरी है which carries blood towards the kidney। कौन सी ब्लड वेसल है, कौन सी आर्टरी है जो किडनी की तरफ खून को लेके जाती है। तो उसका जवाब हमारे पास रीनल आर्टरी की नाम से मौजूद है। हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं कौन सी ब्लड वेसल है, कौन सी वेन है which carries blood away from the kidney। तो इसका जवाब हमारे पास जो है वो रीनल वेन के नाम से मौजूद है। इसी तरीके से हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ट्यूब है जो यूरिन को या वेस्ट को लेके
किडनी से बाहर निकलती है। ओके, लिख सकते हैं विच ट्यूब carries urine out from the kidney। तो इसका जवाब हमारे पास यूरेटर के नाम से मौजूद है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े 76 पे, यू सी जस्ट होल्ड ऑन, 76 पे हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पे यूरिन की टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन is related to the urinary bladder। ये भी पूछ सकता है कि जो यूरिनरी ब्लेडर है इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है। तो इट कैन स्टोर, इसकी जो कैपेसिटी देखें, टू स्टोर द यूरिन, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोरेज कैपेसिटी जो है इट्स अबाउट 400 to 500 ml, 400 से 500 ml जो है वो इसका स्टोरेज कैपेसिटी। बल्कि ना सिर्फ ये, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें 78 पे, तो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं किडनी के अंदर एग्जैक्टली या किडनी की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो हम किसे कहते हैं। तो इट इज, अगर हम लिखें बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, डेफिनेटली वो हमारे पास नेफ्रॉन्स की हैसियत से ही मौजूद हैं। हमारे से ये भी पूछ सकता है कि बताएं हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की तादाद, अगर आप देखें नेफ्रॉन्स की नंबर्स को आप देखें, हमारे किडनी में 1 मिलियन इन ईच किडनी हमें देखने को मिल जाते हैं। नंबर्स की बात करें, इन टोटल देखें तो 2 मिलियन इन नंबर्स नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर मौजूद हैं। हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वो बेसिकली पैसेज है, पाथवे है, जिसके जरिए खून जो है वो नेफ्रॉन के अंदर पहुंचता है, नेफ्रॉन तक पहुंचता है। तो इट इज द बेसिकली afferent arteriole, it is the afferent arteriole which carries blood into the glomerulus। ये भी पूछ सकता है हमारे से कि बताएं ये जो ग्लोमेरुलस है ये किसके रिलेटेड है। ग्लोमेरुलस इज रिलेटेड टू, तो हमें पता है ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स के अंदर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन्स। ये भी हमारे से पूछ सकता है कि एग्जैक्टली जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है नेफ्रॉन के अंदर वो कहाँ पर होती है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज द ग्लोमेरुलस वेयर filtration, the maximum filtration of blood takes place। बल्कि सिर्फ ये नहीं, at the same time आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो पैसेज है, कौन सा वो पाथवे है जिसके जरिए ब्लड जो है वो फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलस से एग्जिट करता है। तो उसका नाम बेसिकली हमारे पास इफ्रेंट आर्टेरियोल के नाम से मौजूद है, which carries blood away from the glomerulus after filtration। बल्कि सिर्फ ये नहीं, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब बताएं जो रीअब्जॉर्प्शन है वो किस चीज के रिलेटेड है। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी क्लास के अंदर हमने बात भी की होगी, जो बच्चे हैं स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है, हमने क्लास के अंदर बात की थी, एक डायग्राम वगैरह ड्रॉ की होगी नेफ्रॉन वगैरह की, जिनके साथ क्लासेस हुई हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि मुख्तलिफ जो पेरिटबुलर कैपिलरीज हैं वो भी एग्जिट कर रही थी, आगे डिवीजन हो रही थी। और साथ में जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आपको लूप ऑफ हेनले मौजूद मिलता है, उसके अंदर पीसीटी
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखने को मिलती है, उसके अंदर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखने को मिलती है, जहां से चीजें दोबारा से रिकवरी जो है वो भी पॉसिबल बनाई जा रही होती है। तो उन चीजों को अगर लेके आए, बल्कि एक मशहूर एमसीक्यू अक्सर जो रिपीट होता है कि जो रिकवरी है, रिकवरी ऑफ सोडियम, ये थोड़ा सा इसका सोडियम क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है? इसका जवाब हमारे पास लूप ऑफ हैनल या हैनले जो है हमें देखने को मिलता है। तो मुख्तलिफ एंगल से आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, किडनी को लेके देखें, देखो किडनी के अंदर आप चले जाएं तो काफी सारी चीजें हैं आपके पास, कैलेक्सेस आ जाते हैं, माइनर कैलेक्सेस आते हैं, फिर मेजर कैलेक्सेस आते हैं, अंदर चले जाएं पायरामिड्स भी मौजूद हैं, उसकी हिस्सों की तरफ आए तो कॉर्टेक्स, मेडुला वगैरह। लेकिन उतना तो अभी तो नहीं पॉसिबल कि मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताऊं कि हाँ कैलेक्स कहाँ पे है और माइनर कैलेक्स कहाँ पे है और मेजर कैलेक्स कहाँ पे है। क्लास के अंदर हमने मोटी मोटी बातें की होंगी कि जी नेफ्रॉन जो है जब खून की फिल्ट्रेशन हो जाती है तो ऑब्वियसली जब यूरिन की फॉर्मेशन भी हो रही है साथ में, तो वो फिर वो चीज हमने क्लास में टर्म यूज की होगी कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, उसके अंदर जो है वो यूरिन कलेक्ट होता है, मेजर कलेक्सेस भी कहते हैं उसको। उसके पीछे चले जाए तो माइनर कलेक्सेस में पहले कलेक्ट होता है बेसिकली यूरिन, माइनर कलेक्सेस से फिर वो मेजर कलेक्सेस में पहुंचता है, मेजर कलेक्सेस से फिर आगे चल के वो आपकी जो है ना वो यूरिटर्स के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा होता है। सो ऑल इन ऑल जो है जो खून की फिल्ट्रेशन है या यूरिन फॉर्मेशन है वो बेसिकली आपकी जो है ना वो आपकी जो है ना वो किडनी के रिलेटेड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज, बल्कि इसी को मैं आगे नंबर दे दूं 85, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग वेरी वेल। आज मुझे डबल सेंचुरी करनी है, जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन ने कल जो है वो ट्रिपल सेंचुरियां की हैं, डबल सेंचुरियां की हैं, आज मैं डबल सेंचुरी करना चाहता हूँ। लेकिन चैट बॉक्स में बच्चे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, स्लो चलें स्लो चलें स्लो चलें। काका मैक्सिमम ले लो, ठीक है, स्क्रीन शॉट रख लो, घर में बैठ के इनको पढ़ लो इसी डायरेक्शन को। अब जैसे नेफ्रॉन के ऊपर अगर एक एमसीक्यू बताया मैंने ना क्लास में, तो उसके ऊपर वर्किंग करो ना, उसके ऊपर काम करो ना, और चीज़ें भी पढ़ो उसके ऊपर, अपने नोट्स बनाओ। अगर नहीं बना सकते अभी तो पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, वहां से चीज़ों को देखो। अब एमसीक्यूज तो लाखों एमसीक्यूज, अब देखा आपने एक सर्कुलेटरी सिस्टम की मोटी मोटी चीज़ें मैंने कोट की हैं सिर्फ, और आपके जो है ना हमने 65-70 एमसीक्यूज सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से निकाल ली हैं। इसके हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज और निकल सकते हैं। तो परेशान ना हुआ करो, ठीक है, परेशान ना हुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। और हिम्मत रखा करें थोड़ी सी, थोड़ा सा ना वो रखा करें, कोई नहीं। आज तो वैसे भी जो नोवा के बच्चे हैं, आज तो आपको छुट्टी थी, आज आपकी क्लास भी नहीं थी, फ्राइडे था आपका, आज ऑफ होता है फ्राइडे, तो आज आप तो थके हुए नहीं होने चाहिए। तो खैर आगे अगर बढ़े तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी लेके आऊंगा। अब व्हेन इट कम्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसको लेके एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू कि गैसियस एक्सचेंज के रिलेटेड कौन सा सिस्टम है ना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, द सिस्टम रिलेटेड टू गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ऑब्वियसली उसका जवाब हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ही देखने को मिलता है। बल्कि ना सिर्फ ये, और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बोर्ड जो है ना ये थोड़ा सा मेरा कर्सर स्लो है असल में, ये माइंड कर जाता है, तो इसको थोड़ा बड़े लाड से डील करना होता है। ये देखो, इसके साथ भी मुझे यहाँ पे लाडियां करनी पड़ रही हैं जो मुझे करना आता नहीं है, लाइक दिस। ओके, 86 पे अब देखो अक्सर पूछ रहा होता है, 86 पे देखें तो अक्सर पूछ रहा होता है गैसियस एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे होता है, गैसियस एक्सचेंज
यानी लंग्स के अंदर कहाँ होता है, टेक्स प्लेस एग्जैक्टली। इन जनरल देखें तो ठीक है इन द लंग्स, बट स्पेसिफिकली देखें गैशियस एक्सचेंज को स्पेसिफिकली कहाँ पे होता है, स्पेसिफाई करें तो इट टेक्स प्लेस इन द alveoli. It is the alveoli where the gaseous exchange takes place. It is the alveoli where the gaseous exchange takes place. ये भी अक्सर पूछ रहा होता है, अक्सर ये पूछ रहा होता है कि लंग्स के अंदर वो कौन सी स्मॉल ब्रांचेस हैं, कौन सी स्मॉल ब्रांचेस हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, जिनकी वजह से लंग्स के अंदर सरफेस एरिया जो है इंक्रीज होता है। उसका जवाब हमारे पास ब्रोंक्यूल्स के नाम से मौजूद होता है। इट इज द ब्रोंक्यूल्स बेसिकली। अक्सर ये पूछ रहा होता है कि एयर जो है या एयर लंग्स के अंदर जो एंटर होती है तो वो किस पैसेज के थ्रू हो रही होती है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अगर आप शुरू करें तो एक तो नोज आता है ना आपके पास, नोज आता है, नोज तो ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास, स्टार्टिंग पॉइंट की हैसियत से मौजूद है आपके पास। एट द सेम टाइम हमारे पास विंड पाइप की हैसियत से, विंड पाइप की है, कल हमने फूड पाइप कहीं लिखा था आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, तो यहाँ पे विंड पाइप है, और विंड पाइप हम ट्रैकिया को बेसिकली कह रहे होता है, ट्रैकिया जो है वो बेसिकली उसको कह रहे होता है। सो विंड पाइप की हैसियत से हमारे पास ट्रैकिया हो। अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि आपकी कार्टिलेजेस, सी शेप्ड कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर मौजूद होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब भी हमारे पास ट्रैकिया ही है। ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं, रिंग्स की फॉर्म में बने होते हैं। बल्कि सिर्फ ये नहीं, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है वो लंग्स के अंदर एग्जैक्टली देखें तो कौन सी ट्यूब जो है वो एयर को कैरी करके उसके अंदर तक पहुंचाती है। उसका जवाब ऑब्वियसली हमारे पास ब्रोंकाई है। सिंगुलर में देखें तो ब्रोंकस है, ब्रोंकस हमारे पास है, और इसकी मदद से एयर जो है इट एंटर्स इनटू द लंग्स, बेसिकली लंग्स के अंदर जो है वो इसकी वजह से, इसके जरिए जो है वो एयर एंटर हो रही होती है। अक्सर ये पूछ रहा होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के नीचे जो है एक डोम शेप्ड चीज मौजूद होती है प्रेजेंट, कौन सी होती है, नाम क्या है उसका नाम क्या है उसका जवाब हमारे पास डायाफ्राम के नाम से मौजूद है, डोम शेप्ड। समटाइम ये पूछ लेते हैं कि ये है क्या। इट इज अ डोम शेप्ड बेसिकली मसल, इट इज अ डोम शेप्ड मसल बेसिकली, डायाफ्राम के नाम से। अक्सर पूछ रहा होता है कि डायाफ्राम जो है इसका बुनियादी तौर पे काम क्या, फंक्शन क्या। इसका काम अगर आप देखें तो ये लंग्स को फैसिलिटेट करता है, इट फैसिलिटेट्स द लंग्स इन पुशिंग एयर आउटवर्ड्स, बाहर निकालने के लिए, हवा को बाहर की तरफ निकालने के लिए डायाफ्राम जो है वो बेसिकली फैसिलिटेट करता है, लंग्स को पुश करता है सो दैट कि हवा जो है बाहर की तरफ निकल सके। अलोंग साइड अक्सर पूछ रहा होता है कि हमारी जो नाक है नाक में, ये तो बहुत ही आसान है, पता है सबको, सारी चीजें आसान ही हैं, इनमें क्या है मुश्किल। आप देखिए तो अक्सर पूछ रहा होता है कि नोज जो है, नोज के अंदर ऑब्वियसली स्टिकी म्यूकस हमें मौजूद मिलता है, जिसकी मदद से हवा जो है वार्म होती है, बेसिकली हल्के से वार्म्स द एयर। अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि जो नोज है, ऑब्वियसली नोज के अंदर नोज हेयर्स मौजूद हैं, इनका काम पूछ रहा होता है अक्सर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर जो है वो इसकी मदद से होती है, नोज हेयर्स की मदद से होती है। चाहे तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स की जो ट्रैपिंग है वो जो है वो पॉसिबल हो रही होती है आपके नोज हेयर्स की मदद से, जो नोज के अंदर हमें मौजूद मिलता है। तो ठीक है, मल्टीपल एंगल से हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज बायो को लेके, बायोलॉजिकल साइंसेस को लेके पूछे जा सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये,
थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो आपको एक और डायमेंशन की तरफ अगेन अपनी ही चीज के ऊपर, बॉडी के ऊपर ही फोकस रहेगा। स्क्रीनशॉट्स वाली जो आवाम है, आप स्क्रीनशॉट्स ले लें सो दैट कि मैं बोर्ड साफ करने लगूं और साफ करके मैं फिर आगे बढ़ने लगूं। नाउ यू सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी इसको साफ कर लूं मैं जरा, लाइक दिस। I forgot the numbers. It's 96. Okay. Okay. अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अक्सर पूछ रहा होता है कि ह्यूमन आईज के ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं। ह्यूमन आईज के ऊपर एक चीज जो देखने को मिलती है कि अक्सर पूछता है कि कौन सा आंख जो है ये बेसिकली है क्या ना, आंख कौन सा ऑर्गन है। तो हमें पता है कि आंख जो एक हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन की हैसियत से मौजूद है, सेंसरी ऑर्गन की हैसियत से मौजूद है। समटाइम ये भी पूछ लेता है कि आंख जो है ये हमें जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली सेंसरी इंफॉर्मेशन ही देती है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है किस फॉर्म में देखने को मिलती है, किस सूरत में देखने को मिलती है। तो विजुअल्स की फॉर्म में, विजुअल्स की सूरत में, इमेजेस की सूरत में ह्यूमन आई जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती हुई नजर आती है। बल्कि सिर्फ ये नहीं, समटाइम एक बड़ा मशहूर जमाना किस्म का एमसीक्यू कि आंख के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लेयर मौजूद मिलती है, ट्रांसपेरेंट लेयर मौजूद मिलती है। और ट्रांसपेरेंट लेयर जो आंख में हमें मौजूद मिलती है वो बेसिकली कॉर्निया के नाम से दिखाई देती है। ओके, कॉर्निया एज अ ट्रांसपेरेंट लेयर मौजूद है। अक्सर ये पूछ रहा होता है ह्यूमन आई को लेके, सेंचुरी तो हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ह्यूमन आई को लेके आपकी एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यू कि मोस्ट सेंसिटिव लेयर जो है ऑफ आई वो कौन सी है। तो उसका जवाब हमारे पास रेटिना देखने को मिलता है। इसी तरीके से शाह बच्चे आपकी हिस्सें कितनी है? 5 हिस्सें आपकी ना। आपकी सेंसेस कितनी है? अच्छा, ओके। रेटिना इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई बेसिकली। इसी तरीके से 101 पे चले जाए, अक्सर पूछ रहा होता है कि आंख की जो इनर मोस्ट लेयर है बेसिकली वो कौन सी है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई जो है वो हमारे पास अगेन रेटिना के नाम से ही मौजूद है। अक्सर पूछ रहा होता है कि हमारी आंख का कलर्ड पार्ट कौन सा है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई जो है वो कौन सा है। तो कलर्ड पार्ट ऑफ आई देखें तो ये हमारे पास आइरिस के नाम से मौजूद है। अक्सर पूछ रहा होता है कि आंख के अंदर एक पिगमेंटेड मसल मौजूद है, पिगमेंटेड मसल मौजूद है। पिगमेंटेड मसल का नाम क्या है? तो ऑब्वियसली इसका जवाब भी हमारे पास आइरिस ही है। अक्सर ये पूछ रहा होता है कि आइरिस जो है इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है वो क्या है। तो इसका काम बेसिकली इज द मैनेजमेंट और या इट मैनेजेस द मूवमेंट ऑफ प्यूपल की मूवमेंट को मैनेज कर रहा होता है। अक्सर ये भी पूछ रहा होता है, जी हाँ जी, कॉर्निया को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही अनुशा नासिर, चलें इसको भी लिख लेते हैं जी। कॉर्निया हमारे पास वो हिस्सा है जिसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। बाय द वे एक और चीज भी है, कॉर्निया क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ये क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है बाहर वाली साइड पे करके, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी नहीं होते हैं। ये भी ध्यान में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। अब आप सोचेंगे कि इसको फिर चीजें कहाँ से मिलती हैं। ट्रांसपेरेंट लेयर है, आंख के अंदर फ्लूइड भी मौजूद है और एक्वस ह्यूमर मौजूद है। फ्रंटल साइड पे आए तो उस एक्वस ह्यूमर में जो फ्लूइड है बेसिकली, उस फ्लूइड का काम ही यही होता है कि वो उन एरियाज की तरफ चीज़ों की सप्लाई को पॉसिबल बनाता है जहाँ पे वेसल्स वगैरह नहीं है। तो खैर अब यहाँ पे आप देखें तो 106 पे अक्सर ये पूछ रहा होता है कि कोन्स और रॉड्स वगैरह जो हैं ये कहाँ पे मौजूद होता है, पता होना चाहिए। दे आर लोकेटेड एट
रेटिना, बेसिकली रेटिना के ऊपर ही मौजूद रहता है। अक्सर पूछ रहा होता है कि आंख के अंदर कौन सी नर्व मौजूद होती है, कौन सी नर्व मौजूद होती है, तो उसका जवाब हमारे पास ऑप्टिक नर्व के नाम से मौजूद है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। अब ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व है तो नर्व्स तो जहां पे भी हैं उसका उनका काम तो हमें एक ही नोयत का। ऑप्टिक नर्व जो है इसका काम जो है ट्रांसमिट्स, पूछ भी सकता है कि ऑप्टिक नर्व का काम क्या, फंक्शन क्या, पता होना चाहिए कि ऑप्टिक नर्व जो है इट ट्रांसमिट्स द इमेजेस टू द ब्रेन, बेसिकली दिमाग की तरफ इमेजेस को क्या करना, जो है वो बेसिकली क्या करना, ट्रांसमिट करना, वो आपकी ऑप्टिक नर्व के रिलेटेड हमें काम जो है वो देखने को मिलता है। सो ठीक है, मुख्तलिफ एंगल से आपके पास ह्यूमन आई के ऊपर जो है वो भी एमसीक्यूज हमें मौजूद मिल जाते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, बल्कि इसको भी लिख लें, अच्छा है 109। ह्यूमन आई जो है अक्सर पूछ रहा होता है कि ऑब्वियसली लेंस मौजूद है आंख में, काम क्या है इस लेंस का, फोकसिंग ऑफ लाइट, फोकसिंग ऑफ लाइट onto the retina, retina। By the way, यहाँ से भी एक एमसीक्यूज कॉमन, एक प्रॉब्लम आपका शॉर्ट साइटेडनेस का हमें देखने को मिलता है आंख के रिलेटेड। शॉर्ट साइट अक्सर पूछ रहा होता है कि इसको मेडिकली या साइंटिफिकली हम क्या नाम देते हैं, तो शॉर्ट साइटेडनेस जो है इसको मायोपिया का नाम जो है वो बेसिकली दे देता है। इसी तरीके से फार साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, इसे हम बेसिकली हाइपरोपिया का नाम जो है बेसिकली दे रहे होते हैं। इसी तरीके से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस को हम बेसिकली निक्टेलोपिया का नाम जो है वो दे रहे होते हैं। अक्सर ये पूछ रहा होता है कि ये जो, एक सेकेंड, 112 बेसिकली, ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, अक्सर पूछ रहा होता है जो नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होने के चांसेस हमें रहता है। अक्सर पूछता है ये चीज, विटामिन के ऊपर इंशाल्लाह अलग भी एमसीक्यूज कराने हैं आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मैक्सिमम हम करेंगे जी। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से इसी तरीके से हमारे से ये भी पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ एमसीक्यूज आपके बन रहे हैं, आपके बन सकते हैं। ह्यूमन आई से के अलावा अगर आप देखें तो आपकी जो डोमेन रहती है जहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं, अक्सर पूछता है कि आपकी जो आंख है, हम सॉरी ब्रेन के ऊपर अगर आ जाए थोड़ा सा, क्रेनियम नाम की एक हड्डी मौजूद है। क्रेनियम, क्रेनियम बेसिकली हमारे पास एक बोन की हैसियत से मौजूद है, जिसे हम स्कल बोन भी कहते हैं, और इसका बुनियादी काम जो है वो आपके ब्रेन की, यानी ब्रेन इसके अंदर इनक्लोज्ड होता है। तो जब आपको ये पता चल रहा है कि ब्रेन इसके अंदर इनक्लोज्ड है, तो यहाँ से फिर मल्टीपल एमसीक्यूज बन रहे हैं कि ब्रेन की फिर जो प्रोटेक्शन है वो इसके रिलेटेड है। इसी तरीके से ब्रेन की जो एक आपकी जो सपोर्ट उसको मिलती है वो बेसिकली इसके रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, एक फ्लूइड फिल्ड पार्ट मौजूद है इन द ब्रेन, से कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं ना, तो उसका नाम बेसिकली मेनिंजस का नाम देते हैं, मेनिंजस फ्लूइड फिल्ड पार्ट बेसिकली। अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो मेनिंजस है इसका फंक्शन क्या है ना, बेसिकली मेनिंजस का रोल देखें, फंक्शन देखें, तो इट प्रोवाइड्स, इट गिव्स, इट प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन, इन केस ऑफ शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं इसको, कुशन टू द ब्रेन, शॉक्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है चीज।
रुकात ये पूछ लेते हैं कि हमारे पास हमारे ब्रेन के अंदर इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, या इमोशनल ब्रेन जो है वो हम किसे कहते हैं। कौन सा है? एमिगडाला जो है उसे हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, कंट्रोल्स द इमोशंस बेसिकली। बल्कि ना सिर्फ ये 118 पे अगर आप चले जाएं तो हमारे पास जो है वो कोर एमसीक्यू आपके इसी नौयत का अक्सर पूछ रहा होता है कि जो हार्ट रेट है, विच पार्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो हार्ट रेट को मैनेज करता है। तो हार्ट रेट यानी वो जो हमने बात की चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, तो हार्ट रेट की जो मैनेजमेंट है, हार्ट रेट की जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली आपके किसके रिलेटेड है? मेडुला के रिलेटेड है। मेडुला या मेडुला ओब्लंगेटा, पूरा लिखें तो मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा के नाम से। सो ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से आपके पास मौजूद हैं चीजें। बल्कि ना सिर्फ ये, अगर एक और मशहूर चीज को लेके आऊं मैं यहाँ पे, जो मोस्ट कॉमनली आने के चांसेस रहते हैं 119 पे अगर आप चले जाएं तो अक्सर पूछ रहा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस चीज के, ब्रेन के कौन से हिस्से के रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू तो इसका जवाब हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस के नाम से देखने को मिलता है। हाइपोथैलेमस। अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो कौन सा ग्लैंड मौजूद होता है? तो उसका जवाब हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये अलग से एमसीक्यू बन सकता है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से आपके एमसीक्यूज जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, ब्रेन को लेके भी, मुख्तलिफ और चीज़ों को लेके भी। इसी तरीके से जी फ्लूइड्स, हाँ जी, मैं फेसबुक की तरफ गया था कि उधर भी स्टूडेंट्स हैं। कल मैं फेसबुक को बिल्कुल ही नहीं देख पाया था। अभी मैं दोबारा से यूट्यूब पे आ गया हूँ, साथ साथ मैंने मोबाइल भी रखा हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ। कभी मैं कल फेसबुक पे बिल्कुल ही नहीं गया था। अभी मैं उधर से चक्कर काट के आया हूँ, उधर भी चक्कर काट के आया हूँ, साथ में देख भी रहा हूँ। अभी मैं दोबारा से आ गया हूँ, देखूँ क्या कह रहा है। फ्लूइड्स इन शाह विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, चलो लिख देता हूँ मैं 1 to 1। फ्लूइड्स इन आई अगर देखें, फ्लूइड्स इन आई अगर देखें, वो दो हैं हमारे पास ना। एक आपके पास एक्वस ह्यूमर है और दूसरा हमारे पास विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर, इसमें जो हमारे पास जो विट्रस ह्यूमर है यहाँ की पोस्टीरियर साइड पे होता है, पोस्टीरियर साइड पे होता है, और जो एक्वस ह्यूमर है ये एंटीरियर साइड पे मौजूद है, एंटीरियर साइड पे मौजूद है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है जी, आपके पास ह्यूमर्स हैं। आगे बढ़े, ये जवाब दे दिया। आगे बढ़े तो 1 to 2 पे आप अगर चले जाएं तो हमारे पास और भी एमसीक्यूज इसको लेके बन सकते हैं। फॉर इंस्टांस अक्सर पूछ रहा होता है कि बॉडी बैलेंस जो है ना वो किसके रिलेटेड है ना, तो बॉडी बैलेंस इज रिलेटेड टू सेरिब्लम बेसिकली ना, सेरिब्लम। अक्सर पूछ रहा होता है कि थिंकिंग इज रिलेटेड टू जवाब इज सेरिब्रम। या अक्सर ये पूछ सकता है कि इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, इसका जवाब भी हमारे पास सेरिब्रम है। सेरिब्रम को लेके एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू, लार्जेस्ट पार्ट जो है ऑफ ब्रेन हमारे पास सेरिब्रम ही हमें देखने को मिलता है। तो ये भी पूछता भी है कि आपकी जो स्लीप साइकिल की मैनेजमेंट है इज रिलेटेड टू
जवाब हमारे पास पोन्स हमें देखने को मिलता है जो कि हैंड ब्रेन है, हैंड ब्रेन में होता है बैक साइड पे। तो ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ एंगल से ब्रेन के ऊपर और भी बहुत कुछ है यार, इसमें आप आगे जाएं तो बला की चीजें आ जाती हैं, बट क्या करें। ना यू सी, और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे पास अगर मैं एक और डायमेंशन की तरफ आपको भी लेके जाऊं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं जरा बोर्ड पे स्पेस भी बना लूं, मुझे एक मोमेंट दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन शॉट्स वाले जो आवाम है, आप स्क्रीन शॉट्स ले लें प्लीज। वन टू सिक्स है तो फिर ये होगा 1 to 7 होगा, 2 7 पे। ओके, just give me a moment, dear students. I'm not going anywhere. Hold on. अच्छा जी, now you see, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखें, आपके वाइटामिन्स को लेके एमसीक्यूज आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बड़ी मैक्सिमम रहती है। और वाइटामिन्स में देखें तो पहली चीज तो है कि वाइटामिन्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप इन्हें कहते हैं, they are considered as micronutrients, right, which are essential in smaller quantities, कम मिकदार में इन चीजों की इनकी हमें जरूरत रहती है, स्मॉलर प्रोपोर्शंस के अंदर, स्मॉलर क्वांटिटीज के अंदर। पूछ सकता है आपसे कि विटामिन्स की कितनी टाइप्स होती हैं। विटामिन्स की अगर आप टाइप्स देखें, ऑब्वियसली देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के विटामिन्स हैं हमारे पास। कौन सी दो टाइप्स के विटामिन्स हैं हमारे पास? अगर आप देखें तो एक तरफ आपके पास फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, दूसरी तरफ आपके पास वाटर सोलुबल विटामिन्स। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा ये फर्क रखा करें। अभी भी जो है मैं शाम में कुछ पेपर चेक कर रहा था अपने एकेडमी के बच्चों की, माशाल्लाह से सवाल फैट सोलुबल विटामिन्स के ऊपर था और जवाब में मुझे बी कम्प्लेक्स लिखा मिल रहा है उसके अंदर। तो प्लीज मेक श्योर किया करें, ये दिखने में आप समझ लेते हैं हाँ जी हमें बहुत आसान सी चीजें हैं, तो जब सब कोई 40 बच्चों में से 40 बच्चों में से, ये थोड़ी सी परसेंटेज नहीं है, 40 में से कोई 20-22 बच्चों ने फैट सलुबल विटामिन के बजाय वाटर सलुबल विटामिन को आंसर किया हुआ है। यानी आप इतना बड़ा ब्लंडर करके आएंगे तो आप पूरा सवाल ही गलत करके आ रहे हैं। तो प्लीज ये सेग्रीगेशन करके रखा करें, याद रखा करें इन चीजों को। 130 पे आप देखें तो हमारे पास जो है वो फैट सलुबल विटामिन जो हैं, इसमें हमारे पास फैट सलुबल विटामिन में हमारे पास जो है विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये चार। अब यहाँ से कई बार एमसीक्यूज आते हैं कि विटामिन ए बिलोंग्स टू, विटामिन डी बिलोंग्स टू, विटामिन ई बिलोंग्स टू, विटामिन के बिलोंग्स टू। अक्सर जो है वो इसके ऊपर जो है वो पूछ रहा होता है। ये फैट सलुबल विटामिन हैं। तो ठीक है, एक तो आपने कहा कि आपके पास चार हैं जो बेसिकली फैट सलुबल विटामिन की हैसियत से मौजूद हैं। नाउ यू सी, अब ये जो फैट सलुबल विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनको लेके एमसीक्यूज काफी हद तक जो कॉमन है। एक एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है जो भी थोड़ी देर पहले भी कोट किया था कि नाइट ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू विटामिन ए, बेसिकली विटामिन ए। अक्सर पूछ रहा होता है कि कैरेट इज रिच इन, इसका जवाब हमारे पास अगेन विटामिन ए है। कुछ मशहूर चीजें जो हैं वो भी आपको जरूर जो है वो पता होनी चाहिए, जरूर पता होनी चाहिए। बल्कि अक्सर
ये चीज भी है आपके विटामिन ए को लेके 133 पे अगर आप चले जाएं, विटामिन ए जो है it promotes या गुड विजन is related to इसका जवाब भी हमारे पास फिर विटामिन ए ही देखने को मिलता है। इसी तरीके से अक्सर पूछ रहा होता है एसेंशियल फॉर बोन्स, तो विटामिन्स में अगर लिखा हो, विटामिन्स में आपके पास विटामिन बी है जो कि बोन्स के लिए चाहिए होता है। बल्कि एट द सेम टाइम ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, रिकेट्स इज रिलेटेड टू विच विटामिन, इसका जवाब भी हमारे पास विटामिन डी है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स का प्रॉब्लम होता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं एक्सेट्रा। बल्कि ना सिर्फ ये, अगर हम आगे बढ़ें तो आपके पास 136 पे आप आ जाएं तो एक और चीज, ये तो कॉमन सी चीज है आपकी, सनशाइन है, which in ऐसे करके विटामिन डी, या अक्सर ये एमसीक्यू रिपीट होता हमें नजर आया है 137 पे, मशरूम्स आर रिच इन, इसके अंदर भी विटामिन डी हमें मौजूद मिल जाता है, विटामिन डी बेसिकली। तो ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से आपके एमसीक्यूज भी हैं। 116 से आगे क्यों नहीं हुए भाई सादिया साबरी साहिबा? 116 से आगे आप क्यों नहीं हैं? आपको बोर्ड विजिबल है, आपको नजर आ रहा है बच्चे? सादिया साबरी यूट्यूब वाली साइड पे, यूट्यूब वाली साइड पे सादिया साबरी, आप चैट बॉक्स में आएंगी, आप मैसेज करेंगी तो मैं आगे बढ़ूँ। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए बिकॉज लाइव क्लास है, लाइव सेशन में जरा बंदे की कोशिश होती है कि चैट बॉक्स पे नजर कम ही रखे, बिकॉज रेगुलर क्लास तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं इसमें लाइव सेशन में, तो इसमें पॉसिबल नहीं रहता कि आप एक टाइम पे सारा कुछ कर रहे हो। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। ओके, 138 पे अगर आप चले जाएं, आगे बढ़े तो हमारे पास जो है वो और चीज़ें, जैसे कि अक्सर पूछ रहा होता है कि हेल्दी स्किन के लिए ना, अगर हम फैट सलूबल की बात करें ना, ठीक है, इसमें बी कम्प्लेक्स का भी बड़ा रोल है, B7 भी चाहिए हमें हेल्दी स्किन के लिए, B3 भी एसेंशियल होता है हेल्दी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर फैट सलूबल कैटेगरी को देखें तो इट इज रिलेटेड टू द विटामिन ई, बेसिकली विटामिन ई के रिलेटेड आती है चीज। बल्कि सिर्फ ये नहीं है, विटामिन के ऊपर अक्सर पूछ रहा होता है, ब्लड क्लॉटिंग इज रिलेटेड टू ये विटामिन के जो है वो बेसिकली है। बल्कि ये भी पूछ रहा होता है अक्सर बोन हीलिंग, हड्डियों के लिए, बोन हीलिंग के लिए विटामिन्स में देखें, स्पेशली फ्रैक्चर वगैरह अगर हो जाए तो इन दैट केस जो है वो अगेन विटामिन के जो है इसके अंदर हमें इन्वॉल्व नजर आता है। बल्कि सिर्फ ये नहीं, और आगे बढ़े तो आपके पास जो वाटर सलूबल विटामिन हैं, वाटर सलूबल, फैट सलूबल, ये तो पता होगा आपको ना कि सलूबल से मतलब जो डिजोल्व हो सकते हैं पानी के अंदर और फैट के अंदर। और वाटर सलूबल कैटेगरी में आप देखें तो आपके पास जो है वो विटामिन सी देखने को मिलता है, विटामिन सी एंड विटामिन बी, बल्कि बी पहले लिखते हैं यार, विटामिन बी कम्प्लेक्स करके लिख लें, कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी बेसिकली ये है। अब यहाँ पे अगर फेमस चीजों को लेके आऊं तो स्कर्वी का प्रॉब्लम एक होता है, स्कर्वी इज रिलेटेड टू विटामिन सी के रिलेटेड हमें स्कर्वी का प्रॉब्लम देख, स्कर्वी जो है इट इज रिलेटेड टू द ब्लीडिंग गम्स बेसिकली, चाहे तो इसको भी लिख लें,
scurvy is related to से मतलब कि इनकी deficiencies की वजह से ये problems होते हैं हमें, related to the bleeding gums आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स में आप चले जाएं तो जो बी वन की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हमें बेरी का प्रॉब्लम होता है। ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। बेरी इज रिलेटेड टू बी1 बेसिकली। ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। चीलोसिस का प्रॉब्लम होता है इज रिलेटेड टू बी2। ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि आपका जो पेलेजरा का प्रॉब्लम बेसिकली is related to B3 बेसिकली। एक और बड़ी मशहूर चीज 47, ये चीजें मैंने क्लास के अंदर थ्योरेटिकल जो चीजें हमने की हुई हैं, लेक्चर्स जिन बच्चों ने लिए हुए हैं, फिर वो देखें तो हमने ये चीजें क्लास में की भी हुई हैं। उन्हीं को आपने थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, बेहतर करना है, याद करना है। मेरा मतलब है याद करना है, फिंगर टिप्स पे करनी है चीजें। पेलेजरा, इसके अलावा देखें तो वो विटिलिगो का प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू B9 बेसिकली। B9 फॉलिक एसिड भी कहते हैं इसको, चाहे तो इसको भी लिख लें कि B9 का दूसरा नाम जो है वो बेसिकली हमारे पास फॉलिक एसिड है। इसके अलावा अगर किसी में मशहूर चीज को लेके आऊं तो अक्सर जो है वो पूछ रहा होता है 148 पे अगर चले जाएं, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। इट इज रिलेटेड टू द कैल्शियम बेसिकली। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमें ये बेसिकली प्रॉब्लम होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमें ये प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से 149 पे आप चले जाएं तो एक और प्रॉब्लम जो बड़ा मशहूर है आपके उसके एनीमिया का प्रॉब्लम जो है। एनीमिया जो है ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है हमें, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। सो मुख्तलिफ एंगल से आपके जो एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज मिनरल्स को लेके भी और वाइटामिन को लेके भी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जो डायमेंशन बन रही है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से निकालूंगा, एग्जिट करूंगा और एग्जिट करके बीच में एक आसान वो चीज लेके आऊंगा। 150 पे मैं पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हाँ जी, फास्फोरस और ये जो आपकी कैल्शियम है ऑलमोस्ट इनका जॉइंट वेंचर होता है, दोनों पार्टिसिपेट करती हैं चीजें ये। अच्छा जी, इसके अलावा अगर थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाऊं आपको ना, हाँ जी, टीथ में आप देखें तो टीथ में क्या है, टीथ के लिए भी आपको फ्लोरीन चाहिए। फ्लोरीन इज रिलेटेड टू टीथ। दांतों के लिए फ्लोरीन चाहिए। एक्सेस की वजह से दांतों का रंग भी खराब हो जाता है बेसिकली। तो खैर, इसके अलावा आप देखें तो हमारे पास जो एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट जोन है वो कुछ आपकी जो एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट है जो सिलेबस में है हमारा, उसके अंदर एक टॉपिक है एटमॉस्फेयर। उसके अंदर से एमसीक्यूज जो है ना वो काफ़ी हद तक आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो भी मेरी कोशिश है मैं उसकी तरफ भी चला जाऊं। तो यू सी, एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर आप देखें तो एक चीज है कि एयर इज, अक्सर पूछ रहा था एयर है क्या ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ना। एक चीज अक्सर पूछ रहा होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसने जमीन को सराउंड किया हुआ है ना, उसका नाम बेसिकली क्या है। तो वो ऑब्वियसली हमारे पास एटमॉस्फेयर ही है। तो बहुत आसान, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आप कहेंगे कि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस कहा, एटमॉस्फेयर को भी लिख रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच सराउंड्स द प्लैनेट अर्थ, व्हिच सराउंड्स, जिसने जमीन को सराउंड किया हुआ है बेसिकली। ओवरऑल जो पूरे का पूरा मिक्सचर है आपकी गैसेस का, उस पूरे के पूरे जोन को, उस पूरे के पूरे हिस्से को हम बेसिकली यहाँ पे एटमॉस्फेयर का नाम लिख रहे हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें
तो कुछ अगेन मशहूर एमसीक्यूज अगर देखें, अक्सर पूछ रहा होता है कि ट्रोपोस्फेयर का एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर की एल्टीट्यूड कितनी, बुलंदी कितनी होती है, हाइट कितनी होती है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट अगर देखें तो इट्स 12 किलोमीटर या 12 to 16 किलोमीटर, 12 to 16 फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द अर्थ सरफेस बेसिकली, 12 to 16 भी लिख सकते हैं ऐसे। अक्सर पूछ रहा होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन या कंडेंसेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है। कंडेंसेशन इज टेक्स प्लेस इन, इसका जवाब ट्रोपोस्फेयर है। अक्सर पूछ रहा होता है कि वेदर पैटर्न्स एग्जिस्ट इन, इसका जवाब भी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, फर्स्ट है हमारे पास। अक्सर पूछ रहा होता है कि टेम्परेचर क्या होता है ना एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस इन ट्रोपोस्फेयर जैसे जैसे आप ऊपर जाए। अक्सर पूछ रहा होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गैसेस एग्जिस्ट इन, इसका जवाब भी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। अक्सर पूछ रहा होता है कि अक्सर पूछ रहा होता है केड़ी है कुड़ी यार अपना जड़ी जनाब कर रही जनाब बहुत परेशान है हूँ मैं की समझा इनू रेड कलर दियां पता इमोजी बनियां यार यूट्यूब ते यार। ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਐਮਪੀਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਸੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। हाँ छोड़ दे खैर है। हाँ अच्छा 158 पे आप देखें तो हमारे पास अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है कहाँ होती है, इट इज रिलेटेड टू, उसका जवाब भी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये भी पूछ रहा होता है, ये भी पूछ सकते, कल जितने हमने किए थे हमने उससे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरा ख्याल हमने 157 किए थे, आज हम उससे आगे निकल गए। तो 159 पे आप देखें तो हमारे पास जो है अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि ओजोन लेयर exists and या present in obviously स्ट्रेटोस्फेयर इसका जवाब है। तो बहुत आसान है, थ्योरेटिकल क्लासेस में भी आपको बताई हुई चीजें, डायग्राम्स बना बना के समझाई हुई है। इसी तरीके से अक्सर पूछ रहा होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज इज रिलेटेड टू, ये भी हमने ओजोन लेयर के रिलेटेड। अक्सर पूछ रहा होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी हाइट कितनी है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसकी बुलंदी कितनी है, उसका एल्टीट्यूड अगर देखें, हाइट देखें, एल्टीट्यूड अगर मुश्किल किसी को लगे तो हाइट कह लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाइट की स्पेलिंग माजिद साहब क्या करते हैं, हाँ ये लें जी, हाइट जो है इसकी वो अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस बेसिकली। इसी तरीके से 162 पे आप देखें तो हमारे से ये भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर को लेके फोकस अक्सर रहता है, टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखें तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, बढ़ता है टेम्परेचर व्हाइल मूविंग अपवर्ड, ऊपर जाते हुए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर ओवर देयर। बल्कि ना सिर्फ ये अक्सर ये पूछ रहा होता है कि आपकी जो कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, तो वो हमारे पास मीसोस्फेयर के नाम से मौजूद है। अब मैं फिर से स्पेस बनाऊंगा बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट्स वाले लोग जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स ले लें। 163 के बाद
164 पे आ जाएंगे। 164 now you see 164 पे देखें तो वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसका जवाब हमारे पास थर्मोस्फेयर है। समटाइम पूछता है कि आयनोस्फेयर इज प्रेजेंट इन, ये ऑब्वियसली थर्मोस्फेयर के अंदर मौजूद है। थर्मोस्फेयर के अंदर अक्सर पूछ रहा होता है कि सैटेलाइट्स हमारी कहाँ पे होती हैं। सैटेलाइट्स आर रिलेटेड टू, उन्हें भेजी होती हैं ऊपर, थर्मोस्फेयर के ऊपर होती हैं अंदर। इसी तरीके से अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ को हम क्या कहते हैं। इसका जवाब वाटर साइकिल है। इसका जवाब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अक्सर पूछ रहा होता है कि evaporation is it is all about conversion of water from liquid to gas। अक्सर पूछ रहा होता है कि condensation is conversion of water from gas to liquid again। अक्सर पूछ रहा होता है कि आपकी जो फ्रेश वाटर है मैक्सिमम किस सूरत में है, तो वो फ्रोजन आइस की सूरत में मौजूद है। ये भी पूछ रहा होता है कि मैक्सिमम वाटर जो है प्रेजेंट इन, उसका जवाब तो पता ही है, ओशंस में है, लेकिन सॉल्ट वाटर है। अक्सर पूछ रहा होता है कि ट्रांसपायरेशन is related to plants basically। जिस तरह हमें पसीना आता है, प्लांट्स को भी पसीना आता है। तो यू सी थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, और भी हमारे पास चीजें हैं जिसको हम लेके आ सकते हैं। 173 पे अक्सर पूछ रहा होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस में, नाम पता होने चाहिए, फिर जिसका भी नाम लिखा हो आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, CFCs नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी बिहेव्स लाइक ग्रीन हाउस गैस। इनमें से फिर कुछ भी हो जो आपका जो है ना कार्बन, इनमें से कुछ भी ऐसे हो सकता है ना, लिखा हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। लेट सपोज इन 4-5 में से किसी एक का नाम लिखा होगा, अगर इनमें से नहीं लिखा होगा तो फिर तो हाँ, अक्सर ये भी पूछ रहा होता है सोर्स ऑफ मीथेन, नीचे हो सकता है लिखा हो एनिमल डंग लिखा हो कहीं, मेन सोर्स है क्योंकि 70% इसमें होती है आपकी जो है ना वो बेसिकली मीथेन होती है आपकी एनिमल डंग के अंदर, एनिमल वेस्ट के अंदर। इसके अलावा देखें तो एग्जोस्फेयर इज जस्ट अ लास्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर आयशा गुल, व्हिच कम्स आफ्टर दी। पॉजेस भी हैं बीच में, मैं पूरा एटमॉस्फेयर तो नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे ना क्लास में MCQs पढ़ाते हुए, तो खैर
नेचर कैप्चर क्या कहना चाह रहे हैं सर? प्लीज मेरा नाम लें। शेर जमीन, ये क्या है शेर जमीन? व्हाट इज दिस शेर जमीन? शेर शीर क्या है ये? नेचर कैप्चर, ओके चलें जी। इसी तरीके से 175 पे अगर आप चले जाएं, मैं को चीज लेके आ सकते हैं कि अक्सर पूछ रहा होता है कि रीनल डैमेज, किडनी डिसफंक्शन, अक्सर आपकी जो वाटर पोल्यूशन है, किडनी डिसफंक्शन, वाटर पोल्यूशन की पॉइंट एक तो हैवी मेटल्स की वजह से किडनी डिसफंक्शन रहता है। इसके अलावा जो कैल्शियम वगैरह का इंटेक है एक्सेस में अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी रहता है। बट अगर वाटर पीने वाले पानी के अंदर अगर मौजूद है हैवी मेटल्स तो उसकी वजह से रीनल डैमेज या किडनी डिसफंक्शन होने के चांसेस। बल्कि ना सिर्फ ये, और अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अक्सर पूछ रहा होता है कि 176 पे आप चले जाएं तो हमारे पास जो है अनदर टैंक अक्सर पूछ रहा होता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज रिलेटेड टू, हमारे पास एक टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस के पार्ट के अंदर रिमोट सेंसिंग के नाम से, ये रिमोट सेंसिंग है। फिर 177 में अक्सर पूछ रहा होता है कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज या मैपिंग इज रिलेटेड टू, या जवाब GIS है, यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बल्कि न सिर्फ ये, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अक्सर पूछ रहा होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल is related to ओजोन डिप्लीशन, बेसिकली इसका जवाब है। सर ये भी पूछ रहा होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was designed in 1987, इसका जवाब है। अक्सर पूछ रहा होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was enforced in or from 1989। अक्सर पूछ रहा होता है कि क्योटो प्रोटोकॉल related to global warming। अक्सर पूछ रहा होता है कि क्योटो प्रोटोकॉल was designed in 1997। सो मल्टीपल तरीकों से total amount of blood in body and in each cycle how much blood is pumped by heart। शाह बच्चे देखो यार, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी लिख लेते हैं। टोटल जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है, बना देते हैं MCQ इसको लेके भी, हमारी बॉडी के अंदर वो about 5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर खून है हमारे अंदर। 5 लीटर खून है ना, तो एक आपकी जो हार्ट बीट है, सिंगल हार्ट बीट, एक बार जब आपका दिल धड़कता है, 1 कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के नतीजे में, यानी एक बार आपके चैम्बर की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है तो इट रिलीजेस अबाउट 5 ml ब्लड, 5 मिलीलीटर खून निकलता है बेसिकली आपके दिल से। आगे फिर निकाल लें यहाँ से कि पर मिनट अगर 72 टाइम्स निकलता है तो 72 टाइम्स
72 को अगर ज़रब दें ना 5 मिलीलीटर से, तो आपको जवाब मिलेगा कि 1 मिनट में कितना खून निकलता है। फिर घंटे से करें तो पता चल जाएगा, फिर दिन से करें, फिर आगे कहानी कहाँ से कहाँ चली जाती है। सो गैलन्स ऑफ द ब्लड इज डील्ड बाय द ह्यूमन हार्ट बेसिकली। अच्छा जी, डॉक्टर निशा कह रही हैं सर रुक जाएं सर प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहिबा क्यों रुकें जी, मैं आपके कहने पे थोड़ी ना रुकूंगा। पीडीएफ मिलेगा, कोई पीडीएफ नहीं है शाह सद, स्क्रीनशॉट्स ले लो बच्चे, देयर आर नो पीडीएफ्स, मेरे पास कोई पीडीएफ्स नहीं है। मैं वन गो में ऐसी ही चीजें करा रहा हूँ भाई। 6 से 7 लीटर ब्लड नहीं होता भाई, अमर आमर के अमार जो भी हैं आप, 5 लीटर खून होता है अप्रोक्सीमेटली। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਲੀਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ 7 ਲੀटर खून रखा होना है तू, 5 लीटर खून होता है अप्रोक्सीमेटली हमारे अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से और अगर आगे बढ़े 185 पे चले जाएं। 185 पे चले जाएं तो और भी आपकी चीजें बन सकती हैं। फॉर इंस्टांस हाँ अक्सर ये पूछ रहा होता है या पूछ भी सकता है कि कंट्रीब्यूटर, ऐसे करके हमसे जो पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। हो सकता है नीचे ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हो, ऑप्शन में मीथेन भी लिखा हो, CFCs भी लिखा हो, या इनमें से कोई एक चीज लिखी हो। अगर सारी लिखी है तो फिर आगे फिर ऑल ऑफ दीज भी होगा, और अगर इनमें से कोई एक लिखी है तो फिर उस एक पे टिक करेंगे। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस ही लिख रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस। बल्कि एक और चीज ये भी आप लिख सकते हैं कि ट्रैपिंग ऑफ हीट इज, ये बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इस चीज को, ट्रैपिंग ऑफ हीट, ट्रैपिंग ऑफ हीट बेसिकली। इसी तरीके से जो म्याद और भी चीजें लिखी जा सकती हैं। Which one of the following helps in stabilizing Earth's temperature? तो इसका जवाब भी हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि जो एडिशन है एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, इसको हम बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं, या अनवांटेड चेंज कोई भी हो उसे कहते हैं। इसी तरीके से और भी चीजें, टीथ और उसकी टाइप्स। अच्छा और यार दांतों की 4 टाइप्स होती हैं यार शाह, दांतों की एक टाइप होती है टीथ ना, एक इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर्स। टीथ को आप देखो ना, तो टीथ में आपके पास, I'm having a message here. No media team. मीडिया टीम जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे 2-4 मिनट दे दें फिर मैं एंड करता हूँ, ठीक है। मैं जरा टीथ का वो आ गई फरमाइश आ गई, ये बेचारा रात को नींद नहीं आएगी इसको ना, कि मैंने वो टीथ का कहा था उसका जिक्र नहीं हुआ, तो इसको मैंने सुनाना भी है ना शाह साहब को। तो शाह साहब ने साडे, तो अब टीथ की बात मैं कर लूँ थोड़ी सी, फिर मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। तो को दांत ना 4 टाइप्स होती हैं, इंसिजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं, 4 टाइप्स हैं। इन टोटल नंबर वाइज देखो तो 32 होते हैं टोटल। इंसिजर्स को अलग अगर करते हो तो ये 8 होते हैं, इन नंबर्स 8 होते हैं। कैनाइन्स को अलग अगर करते हो तो ये इन टोटल 4 होते हैं। प्रीमोलर्स अगर अलग करते हो तो ये इन टोटल 8 होते हैं। मोलर्स को अलग करते हो तो ये इन टोटल जो है वो आपके पास 12 होते हैं, ठीक हो गया। 6 + 6 का 6 + 6 का जो है ना वो सेट होता है, टोटल 32 दांत होते हैं बेसिकली, राइट। व्हेन इट कम्स टू इट्स स्ट्रक्चर तो इनेमल, डेंटिन और ये चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक हो गया।
इसमें एक चीज ये अक्सर पूछ रहा होता है, ये जो कैनाइंस हैं जो ये पॉइंटेड डेंट्स होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, ये पॉइंटेड डेंट्स ये एक यूनिक चीज है। तो पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, नुकीले दांत। सो पार्टिसिपेंट्स, हमने जो है वो कोशिश की जी जितना हम कर सकते थे इतने टाइम में। तो बाकी ये है कि आप मेहनत करेंगे तो काम बनेगा भाई। इतनी जल्दी जो है ना वो थक जाते हैं आप। हाँ, नाम ले लूं, जैसे नाम लेने पे बड़ा बड़ा कोई जो है ना आपके घर में पहुंच जाएगा, वो क्या कहते हैं उसको, अपना कोई कोई बिग बॉस शो तो नहीं चल रहा ना कि आपका नाम लिया जाएगा तो आपको जी आपका कोई नाम निकलेगा, लॉटरी निकलेगी। ना कोई सीधा लिखो, तुसी अपना नाम लिखिए क्यों नहीं है छुपे रुस्तम। नेचर कैप्चर है, पता नहीं कौन है यार, हुन मैनू की पता कौन है। कटिंग के लिए इंसिजर्स यूज होते हैं आपके, और टीयरिंग ऑफ के लिए जो है वो आप यूज करते हैं कैनाइंस को। ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए आप प्री मोलर्स और मोलर्स का यूज करते हैं। ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, it's time to leave now. Thank you so much for bearing with me. ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। और ओके ओके, कुछ बच्चे हैं वो जो कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई रोस्ट वोस्ट करने नहीं बैठा हुआ किसी को, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मैं इस वक्त आपके यूट्यूब पे के ऊपर जो मैसेजेस हैं उन्हें देख पा रहा हूँ। फेसबुक पे मैंने एक चक्कर लगाया आज, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट